वॉर जैसे हालात बन गए हैं। जो आप लोगों ने भी कल्पना नहीं किया होगा उसको भी नचाऊंगा भोजपुरी में। जिसको नहीं चाहे उसको हम नचाएंगे, खुद तो नाच लो यार। क्या कर बस जो पवन सिंह ने कर दिया है ना उसी पे रेंगे हो। पूरी में मैं जो कर दिया हूँ वो दुनिया करेगी। कितने साल पुराने हो यार? 150 साल से आज बड़का धरती पर तू है। 58 साल पुरानी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री आज 2000 करोड़ से भी ज्यादा की हो चुकी है और भोजपुरी जनता के दिलों में पैठ बनाने वाले सितारे करोड़ों रुपए में खेल रहे हैं। यही वजह है कि सोने का अंडा देने वाली भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में दबदबा बनाने की ऐसी होड़ मची है कि भोजपुरी फिल्म जगत के दो बड़े नाम एक दूसरे के खिलाफ खुलेआम जहर उगलने लगे। 5000 2000 में जाके दूसरे लैंग्वेज में लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। 5000 में दूसरे भाषा के लिए लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। कौन नाच रहा है और कौन सी हिंदी की बात कर रहे हैं? पवन सिंह और खेसारी लाल के बीच शुरू हुई जुबानी जंग हर दिन नया रंग ले रही है। पवन सिंह से आगे जाने में दूसरा जन्म लेना पड़ेगा बेटा। क्या कहते हैं दूसरा जन्म लेने के पड़ी? जन्म में कम तंग कर ले बनी क्या? पवन सिंह और खेसारी लाल के बीच शुरू हुए इस विवाद ने एक और नया मोड़ तब ले लिया जब इसी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी हीरोइन काजल राघवानी ने भोजपुरी इंडस्ट्री में चल रही कास्ट पॉलिटिक्स की पोल खोल दी। मुझे हर जात में मुझे बांट दिया जाता है। अगर मैं पांडे के साथ वर्क करूंगी तो मुझे यादव के साथ काम नहीं मिलेगा, तो सिंह के साथ काम करूंगी तो फिर यादव नहीं तो पांडे नहीं तो ऐसा, और सिंह के साथ कर लिया तो यादव नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। मैं बहुत फंसी पड़ी हूँ इसमें। क्या क्या कर रहे हैं भोजपुरी से? 5000 में दूसरे भाषा के लिए लोग नाच रहे हैं। पवन सिंह और खेसारी लाल के बीच तेज हो रही जुबानी जंग की जड़ में चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन इस तू मैमे ने बड़े पर्दे पर चमकने वाले इन सितारों की कड़वी सच्चाई जरूर उजागर करके रख दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो फिलहाल भोजपुरी इंडस्ट्री में स्टार वॉर चल रहा है। खास तौर पर खेसारी लाल यादव और पवन सिंह आमने सामने नजर आ रहे हैं। चलिए अब अगली तस्वीर दिखाते हैं। पटना में निगरानी ने कार्यपालक अभियंता के ठिकाने पर छापा मारा तो सोना और चांदी के गहनों से लेकर 500 रुपए के नोटों का ढेर लगने लगा। किसी थाली में सोने के कीमती गहने चमक रहे हैं तो किसी थाली में चांदी का सामान भरा हुआ है। किसी बिस्तर में 500 रुपए के नोटों की गड्डियां बिछी है तो किसी टेबल पर बैंक खातों और जमीन के दस्तावेजों का ढेर लगा हुआ है। निगरानी ब्यूरो ने जब इंद्रपुरी में मसौढ़ी के कार्यपालक अभियंता अजय कुमार के इस आलीशान मकान को खंगालना शुरू किया तो किसी कोने से नोटों की गड्डियां निकलने लगी तो किसी दराज से सोने और चांदी के जेवरों का खजाना। 60 से ज्यादा अभी तक मिल चुका है कैश। इसके अलावा लगभग 1.5 किलो सोना भी होगा, 2.5-3 किलो से कम चांदी भी नहीं होगा। इस मकान में जैसे ही छापेमारी शुरू हुई वैसे ही सोने और चांदी के गहनों का ढेर लगने लगा। सोने के कंगन, सोने के चेन, अंगूठी और सिक्कों से लेकर किस्म किस्म के जेवर निकलने लगे तो एक अलमारी से चांदी के कई भारी भरकम ईंट भी मिले। अभी सोना और चांदी का भंडार खत्म भी नहीं हुआ था कि छोटे छोटे डब्बे 500 रुपए के नोट उगलने लगे। निगरानी के कर्मचारी जिस कोने में हाथ मारते वहीं खजाना हाथ लगता। निगरानी की पूरी टीम सोना, चांदी और नोट गिनते गिनते पसीना पसीना हो गई, लेकिन काली कमाई की कुबेर का खजाना खत्म होने की बजाय और बढ़ता ही गया। और सोने चांदी का ऑर्नामेंट्स वगैरह देख ही रहे हैं आप। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, डॉक्यूमेंट्स वगैरह के हम लोग अभी जांच पड़ताल कर रहे हैं। बहुत सारा डीड वगैरह, पासबुक वगैरह सारा चीज मिला हुआ है और अभी सर्च अभियान जारी है।
बिहार में निगरानी की ताबड़तोड़ छापेमारी में हर रोज किसी अफसर की पोल खुलती है तो किसी भ्रष्टाचारी का काला खजाना सामने आता है। जाहिर है जनता की गाढ़ी कमाई लूटकर अपना घर भर रहे इन अफसरों के पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो काली कमाई कैसी होती है वो आप इन तस्वीरों के जरिए समझ चुके होंगे और किस तरीके से ये भंडार इकट्ठा किया गया था इंजीनियर के घर पे, वो भी हमें आप लोगों को दिखाया। लेकिन इससे एक बात तो साफ हो चुकी है कि अब भ्रष्ट अधिकारी जो हैं वो निगरानी की टीम के नजर में चढ़े हुए हैं और एक एक करके हर घर पर, हर वैसे जितने भी अफसर हैं उस पर कहीं ना कहीं नजर डाली जा रही है और उनके घर पर छापेमारी भी की जा रही है। अब आपको एक सावधान करने वाली तस्वीर दिखाते हैं। पटना में पटरियों पर तेज रफ्तार ट्रेनों की आवाजाही के बीच मुसाफिरों की भाग दौड़ जानलेवा साबित हो सकती है, लेकिन मुसाफिर हैं कि मानते नहीं। पटरियों पर तूफानी रफ्तार से एक्सप्रेस ट्रेन दौड़ी चली आ रही है। मौत ठीक सामने नजर आ रही है। फिर भी इन जनाब को दूसरी ओर जाने की इतनी जल्दी है कि उन पटरियों से उनकी ओर आ रही मौत नजर नहीं आ रही। आखिरकार धड़धड़ाती हुई ट्रेन गुजर गई और ये जनाब भी दूसरी ओर पहुंच गए। तभी दूर से दूसरी ट्रेन की आवाज सुनाई दी। फिर भी लापरवाह मुसाफिर उन पटरियों के बीचों बीच दौड़ भाग करते रहे। भाई हर समय होते रहता है। हाँ, आने जाने में परेशानी है। तो हाल ही हुआ है, 5 महीना पहले भी 2 आदमी यहाँ कट गया है। मंत्री जब थे तब? हाँ। अच्छा, तो बोले तो ठीक है वो हो जाएगा, तो कहाँ हुआ? कुछ नहीं हुआ। इसका परिणाम क्या होता है? आए दिन दुर्घटना होती ही रहता है और लोग मरते हैं। हाँ। रेलवे पटरियों के दोनों ओर घनी आबादी तो बसी है, लेकिन आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं बना है। अब किसी को अस्पताल जाना हो, किसी को दफ्तर जाना हो, किसी को स्टेशन या फिर एयरपोर्ट जाना हो, रेल पटरियों पर दौड़ती भागती मौत से 2-2 हाथ करने के सिवाय और कोई चारा भी नहीं बचा है। ठीक सामने पटरियों पर पूरी रफ्तार से ट्रेन दौड़ी आ रही है और उन्हीं पटरियों पर कभी ऑटो हिचकोले खा रही है तो कभी मजदूरों का हुजूम ठेले को धकेल रहा है। रिस्क तो काफी ज्यादा है, अक्सर एक्सीडेंट होते रहता है। यहाँ पर हाल में ही जो है ना, कुछ दिन पहले कुछ झटका लग गया था तो खैर वो बच गया। उसको ट्रीटमेंट अक्सर होते रहता है। हाँ, बहुत भारी रिस्क है। कितने लोग बताएं, कितने लोग एक्सीडेंट में जा चुके हैं, डेथ हो चुकी है उनकी। कैसे? बाइक से जा रहा है, एक्सप्रेस आता है तो ऑटोमेटिक है, वो रोकेगा नहीं। ऐसे में हाँ, ऐसे में आप ध्यान नहीं देते, सावधानी बरत, हटी, दुर्घटना घटी। कुर्थौल से सिपारा के बीच अक्सर रोंगटे खड़े करने वाले ऐसे नजारे दिखते रहते हैं, जहां पटरियों पर तेज रफ्तार ट्रेनें दौड़ती रहती हैं और उन एक्सप्रेस ट्रेनों के बीचों बीच बेपरवाह राहगीर अपना रास्ता बनाते रहते हैं। लेकिन मंजिल तक पहुंचने की ये होड़ कई बार जानलेवा साबित होती है। लेकिन ऐसी गलती कतई न दोहराएं। आपकी जिंदगी आपके और आपके अपनों के लिए बेहद कीमती है। फाटक यदि बंद हो तो ट्रेन गुजरने का इंतजार करें। ट्रेन जब गुजर जाए, फाटक जब खुल जाए, तभी अपनी गाड़ी को या स्वयं पार करें। किसी भी अनधिकृत जगह से रेल ट्रैक पार करने का प्रयास न करें। ये पटरियां ट्रेनों के लिए बनी हैं, आपके लिए तो कतई नहीं। तो मंजिल तक पहुंचने की जल्दी में ये शॉर्टकट न अपनाएं। कहीं ये जल्दबाजी आप पर मुसीबतों का पहाड़ न तोड़ दे। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो वाकई ये तस्वीरें सबक सिखाती हैं और इन तस्वीरों को देखकर सबक भी लेना चाहिए, क्योंकि आपकी जिंदगी अनमोल है और इसे बचाकर ही रखें। अगली तस्वीर आपको मुंगेर से दिखाते हैं। मुंगेर में भरी सर्दी में प्रशासन के बुलडोजर ने कई गरीबों के सिर से छत छीन ली और सरकारी जमीन पर सालों से झोपड़ी बनाकर रह रहे ग्रामीणों का आशियाना मटियामेट कर दिया। जेसीबी के पीले पंजे की मार पड़ते ही बुजुर्ग मनु देवी का आशियाना चंद सेकंड में ही टुकड़े टुकड़े हो गया। बरसों की मेहनत से जिस झोपड़ी को तिनका तिनका जोड़कर खड़ा किया था, वही सपनों का महल पल भर में जमींदोज हो गया।
एक तो सर्द हवा के थपेड़े सांस नहीं लेने दे रहे, अब तो सिर से छत ही गायब हो गई। इस कड़ाके की ठंड में और कोई ठिकाना भी नहीं बचा है, जाएं तो कहां जाएं साहब। ठंडा में हैरान हो ठंडा में बेटा तो हमरा पेटा पता जी आ बेटा हम खालिया ठंडा में करिया अब हम कल तबे रात सुतली जेते अब हम ठंडा में रहबा माल देखबै के अतिक्रमण कर दिया गया आपका। सबका घर हम तोड़ दिया, रहने का व्यवस्था नहीं है, कैसे क्या रहेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे बाल बच्चा क्या करेंगे, बताइए ठंडी में क्या होगा। बताइए ठंडी में क्या होगा, इससे बढ़िया हमको गोली मारिए। ये नजारा है असरगंज के छोटी कोरियन गांव का। प्रशासन का फरमान जारी होते ही अफसरों और खाकीधारियों की मौजूदगी में जेसीबी का फौलादी पंजा चलने लगा और जिस जमीन पर दर्जनों ग्रामीण सालों से झोपड़ी बनाकर रह रहे थे, उन्हीं झोपड़ियों को जेसीबी ने तहस नहस करके रख दिया। भारी ठंड में अब इन ग्रामीणों के पास रहने के लिए न छत बची और न सोने के लिए जमीन। प्रशासन से सवाल पूछिए तो टका सा जवाब मिलता है। एसोसिएट बनाए हैं, सबको अपना घर है और ऐसी स्थिति आप मतलब यदि पाया जाएगा, ऐसी स्थिति आएगा तो दिया जाएगा, अवश्य कार्रवाई की जाएगी। सरकार के फरमान ने इन ग्रामीणों को तो बेघर कर दिया, लेकिन सर्दी के सितम में ये ग्रामीण अब जाएं तो कहां जाएं, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। वाकई ये तस्वीरें उन लोगों के लिए चिंताजनक है जिनका आशियाना पल भर के अंदर मटियामेट कर दिया गया, वो भी प्रशासन की तरफ से। लेकिन इससे बेहतर ये होता कि उन लोगों के लिए एक अलग से कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाती। बढ़ते हैं आगे, अगली तस्वीर आपको पूर्वी सिंहभूम से दिखाते हैं। पूर्वी सिंहभूम में सर्दी की दस्तक के साथ ही गर्म भट्टियां पर खजूर का गुड़ उबलने लगा है, जिसकी सौंधी खुशबू झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल तक फैल रही है। टार्जन की तरह खजूर के पेड़ पर चढ़े जा रहे हैं ये मजदूर। ये देखिए, एक कदम, दूसरा कदम और फिर धड़धड़ाते हुए सीधे चोटी पर। एक पेड़, दूसरा पेड़ और फिर तीसरे पेड़ पर चढ़ते उतरते ये मजदूर आपके लिए स्वादिष्ट गुड़ का जुगाड़ करने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। जी हां, ये नजारा है पूर्वी सिंहभूम के बाका गांव का, जहां ये माहिर मजदूर अपने कदमों से खजूर के ऊंचे ऊंचे पेड़ों को नाप रहे हैं। चोटी में टंगे बर्तन में लबालब खजूर का रस उतार रहे हैं और वही रस जब खौलती कड़ाही में पककर गुड़ का आकार ले रहा है तो वो मिठास और वो स्वाद भला किसे नहीं भाएगी। टेस्ट के लिए हम दुकानदार पे विश्वास नहीं करते हैं। अगर ओरिजिनल चीज खाना है तो हमको उस जो गुड़ बना रहा है उसके पास जाना पड़ेगा। आंखों की सामने ही खजूर को ताड़ी जो बोलते हैं उसको लाते हैं, फिर उसका जो प्रोसेसिंग वगैरह इन लोग करते हैं और प्योर देसी चीज़ यहाँ पे बनाते हैं और बहुत शरीर के लिए बहुत फायदेमंद चीज़ होता है और बहुत अच्छा चीज़ है। खजूर के पेड़ से रिश्ते रस को देसी नुस्खे से पकाकर जब ये लाल गुड़ सांचों में ढलकर ठंडा हो जाता है तो उसमें झारखंड की मिट्टी की सौंधी खुशबू भी समा जाती है। सर्दी का महीना जब दस्तक देता है तो पश्चिम बंगाल के माहिर कारीगर पश्चिम सिंहभूम के गांवों में डेरा डाल देते हैं। ऊंचे ऊंचे पेड़ों से खजूर का रस निकालते हैं, विशालकाय कड़ाही में खूब पकाते हैं और जब वो सूखकर कड़ा हो जाता है तो छोटे छोटे डिब्बों में पैक करके झारखंड से लेकर बंगाल के मार्केट में हाथों हाथ बेच डालते हैं। बना करके जमशेदपुर, पूर्वी, पश्चिमी बंगाल तक इसका सप्लाई होता है। बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही फायदेमंद है। माने जितना ऑर्डर मांग है उतना ये दे नहीं पाते हैं। पब्लिक में इसका बहुत डिमांड है। झारखंड के स्वाद और झारखंड की मिठास से भरपूर खजूर का ये गुड़ ठंड के मौसम में खूब पकाया और बेचा तो जाता ही है, तो इसकी मिठास पश्चिम सिंहभूम के मजदूरों की जिंदगी में भी खूब मिठास घुलती है। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। देसी नुस्खे से बना ये गुड़
ना सिर्फ फायदेमंद है बल्कि इसकी स्वाद हर तरफ पसंद भी की जाती है। यहाँ तक कि झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल तक इसको लोग पसंद करते हैं और वहां पर हाथों हाथ खरीद भी लेते हैं। अगली तस्वीर आपको गुमला की दिखाते हैं। गुमला की नन्ही परी आरोही ने 2 मिनट से भी कम समय में हनुमान चालीसा पढ़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, तो हर तरफ से बधाई देने वालों का तांता लग गया। नन्ही आरोही जब तोतली जुबान में हनुमान चालीसा पढ़ने लगती है तो हर तरफ भक्ति की धारा बहने लगती है। इस नन्ही सी जान ने जब से होश संभाला महावीर की आराधना करती रही और इसी भक्ति और इसी श्रद्धा ने एक छोटी सी उम्र में इस नन्ही सी जान का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करवा दिया। जी हां, सिर्फ 1 मिनट 58 सेकंड में पूरी हनुमान चालीसा पढ़कर इस होनहार बिटिया ने ऐसा कमाल किया कि उसके नाम बड़े बड़े रिकॉर्डधारी की लिस्ट में दर्ज हो गए। 1 मिनट 58 सेकंड में संपूर्ण हनुमान चालीसा बोला है। मैं जब 4 वर्ष की थी तब ही मुझे हनुमान चालीसा बोलना सिखा दिया था। बहुत अच्छा मतलब फील होता है, बहुत प्राउड फील होता है कि हमारी बच्ची आज इतना नाम कमा रही है और इतना अपना नाम, हम लोग सबका नाम रोशन कर रही है। बचपन से माँ और दादी अम्मा से हनुमान चालीसा सुनती आई नन्ही आरोही उसे साथ साथ दोहराती रहती है और दोहराते दोहराते उसे कब मुजबानी याद हो गया पता ही नहीं चला। एक बार जब दुलारी आरोही हनुमान चालीसा पढ़ रही थी, माँ ने उसकी वीडियो बनाई और रिकॉर्ड दर्ज करने वाली कंपनी को भेज दिया। फिर क्या था, पहले इंडिया बुक, फिर एशिया बुक और अब वर्ल्ड बुक में उसका नाम दर्ज हो गया। हनुमान चालीसा का पाठ किया और इनको इसी के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से भी सम्मानित किया गया है और उनको सर्टिफिकेट दिया गया है। मैं आरोही के उज्जवल भविष्य का कामना करता हूँ। छोटी उम्र में बड़ा कमाल कर रही ये बिटिया अपनी प्रतिभा से हर किसी को दंग कर रही है और बड़ों बड़ों की भीड़ में गुमला का नाम रोशन कर रही है, तो हर गुमलावासी उसकी प्रतिभा पर नाज कर रहा है। रुपेश भगत, न्यूज़ 18 गुमला। तो जुबान भले ही तोतली है लेकिन इच्छा शक्ति काफी ज्यादा है और दिमाग उतना ही ज्यादा शार्प है। तभी तो आप सोचिए इतनी छोटी सी उम्र में पूरा का पूरा हनुमान चालीसा याद है और वो भी 2 मिनट में सुनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। बढ़ते हैं आगे। अगली तस्वीर कटिहार की धरती पर बनी शॉर्ट फिल्म जल्द ही लंदन फिल्म फेस्टिवल में दिखने वाली है, तो कटिहार के कलाकारों की खुशी का ठिकाना नहीं है। के लिए दोनों भाई नदी को तैरते हुए दोनों भाई कोई जगह पर जाने लगे। आदमी लाइट, कैमरा और एक्शन, और अगले ही पल कटिहार का ये नाट्यशाला 1971 के बांग्लादेश युद्ध की खट्टी मीठी यादों में खो गया। अपने पूर्वज और अपने ग्राम देवता को चावल दाल पानी चढ़ाना। दरअसल कटिहार की कई चर्चित लोकेशंस पर इन दिनों बांग्लादेश बंटवारे पर आधारित शॉर्ट फिल्म राम हाफिज की शूटिंग जोर शोर से चल रही है, जिसे जल्द ही लंदन फिल्म फेस्टिवल के साथ देश की जाने माने OTT प्लेटफॉर्म पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। तुम्हारा धंधा मुझे ठीक नहीं लग रहा है। दरअसल जैसा समय आ गया है, कोई किसी पर भरोसा नहीं कर रहा। कुछ नहीं है। तुमने मुझे राम हाफिज जो है बांग्लादेश के जो विभाजन पर आधारित है ये पूरी कहानी, और इसमें इस फिल्म में सारे के सारे जो कलाकार हैं, जो पर्दे के पीछे हो या पर्दे के आगे हो, ये सारे कलाकार कटिहार के ही हैं। 1971 में हुए बांग्लादेश युद्ध ने बांग्लादेश के साथ साथ हमारे देश को भी कई गहरे दर्द दिए थे। कटिहार के जाने माने कलाकारों की टोली अपनी जीवंत अभिनय के जरिए उसी दर्द को बड़े पर्दे पर उभारने की कोशिश कर रही है। वो दिन दूर नहीं जब सीमांचल की मिट्टी के कलाकारों से सजी ये शॉर्ट फिल्म जब देश और दुनिया के कोने कोने में देखी और पसंद की जाएगी, तो कटिहार का नाम भी दूर दूर तक फैलेगा।
पूर्वज और अपने ग्राम देवता को चावल दाल पानी चढ़ाना। ये सफर की शुरुआत है। हमने जो सोचा था कि हम फिल्म फेस्टिवल के लिए फिल्म को बनाएंगे वो हमने किया। हमने फिल्म फेस्टिवल में इसे भेजा भी और थैंकफुली सीधे हमें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल से कॉल आ गए हैं। दरअसल जैसा समय आ गया है। राम हाफिज जैसी शॉर्ट फिल्म के जरिए कटिहार के कलाकारों का जलवा अब पूरी दुनिया देखने जा रही है। तो कटिहार ही नहीं, सीमांचल के प्रतिभावान कलाकारों की खुशी का ठिकाना नहीं है। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18 कटिहार। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक मिनट, आपके साथ मैं हूं रचा शर्मा। चलिए 60 सेकंड में देखते हैं खबरों का विश्लेषण। आज और कल देश के बैंक कर्मी राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर हैं। बैंक कर्मी सरकारी बैंकों के हो रहे निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। इस विरोध के कारण ही आज से 2 दिवसीय हड़ताल किया गया। बैंकों की हड़ताल के बारे में ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन के राष्ट्रीय सलाहकार सुनील कुमार ने बताया कि बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है, जो कि गलत है। बैंक अधिकारियों ने विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़कर राष्ट्र की प्रगति के लिए हर कार्य को निष्ठापूर्वक किया है। 16 और 17 दिसंबर को पूरे हिंदुस्तान में बैंकिंग सेवा ठप रहेगी। इस हड़ताल में दावा किया गया कि देश की 4000 से भी अधिक शाखाओं में कार्यरत 25,000 अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। यूनियन को डर है कि केंद्र सरकार संसद के मौजूदा सत्र में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक लेकर आ रही है, जिससे भविष्य में किसी भी सरकारी बैंक को निजी क्षेत्र में देने का रास्ता साफ हो जाएगा। धनबाद की नेशनल राइफल शूटर कोनिका लायक ने कोलकाता में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कोनिका धनसार के अनुग्रह नगर की रहने वाली थी। कोनिका पिछले 1 साल से पूर्व नेशनल प्लेयर जगदीप प्रमाकर के कोलकाता के उत्तरपाड़ा स्थित कैंप में ट्रेनिंग ले रही थी। कोलकाता पुलिस ने कोनिका के पिता को फोन कर बताया कि उनकी पुत्री अस्पताल में भर्ती है। पिता जब कोलकाता पहुंचे तो देखा कि उनकी बेटी अस्पताल में मृत पड़ी थी। कोनिका अक्टूबर 2021 में गुजरात में ट्रेनिंग लेने गई थी। वहां से कोलकाता आई थी, उसके बाद यहीं रह रही थी। पुलिस आत्महत्या के मामले में कारणों की जांच कर रही है। पुलिस को यह भी पता चला है कि कोच के साथ कोनिका के संबंध बेहतर नहीं थे। कोच से भी पुलिस पूछताछ में जुट गई है।